नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएवी एकेडमी पर। मैं हूं ललित पाठक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेखपाल की अगली सीरीज में हम ग्रामीण से संबंधित चीज़ों को जानेंगे। तो आइए अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे तथ्यों को जाना था, समझा था, देखा था। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले उसे जाके देख सकता है, या पहले इसे देख ले बाद में देख लेना, कोई जल्दी नहीं आ रही है, आराम से। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एग्जाम में एज इट इज़ आपको रखे मिल जाएंगे। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन का यहाँ से आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। आप इसे 360 में देख सकते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देंगी। बाद में इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले लेना। तो यहाँ पे लिखा है राजस्व परिषद। तो आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई। तो राजस्व परिषद की स्थापना हुई है 1831 ईस्वी में। राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 1831 ईस्वी में राजस्व परिषद की स्थापना हुई है। कहाँ हुई थी? आपसे पूछ लेगा कहाँ हुई थी राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में। तो आपका आंसर होगा प्रयागराज या इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद अकबर ने डाला था और प्रयागराज इसका वर्तमान में योगी जी ने नाम कर दिया है। आप जानते हैं इस तथ्य को अच्छी तरह से। तो राजस्व परिषद को कार्य के आधार पर अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। राजस्व परिषद को कार्य के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, एक प्रशासनिक कार्य, एक न्यायिक कार्य। ठीक है, अब प्रशासनिक कार्यों में क्या क्या आते हैं? प्रशासनिक कार्यों में आता है बंदोबस्त, भू अभिलेख। ठीक है, भू अभिलेखों का बेसिकली पुस्तक पालन। पुस्तक पालन क्या होता है? पुस्तक पालन होता है बुक कीपिंग, यानी पुस्तकों को सही सलामत रखना, मतलब उन्हें सेफ रखना, सुव्यवस्थित रखना, पुस्तक पालन कहलाता है। तो प्रशासनिक कार्य है भू अभिलेखों का पुस्तक पालन। मालगुजारी, देहों की वसूली, जो देह हैं उनकी वसूली के लिए ये चीज़ आती है प्रशासनिक कार्यों में। भूमि का अर्जन, ये भी प्रशासनिक कार्य ही है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं न्यायिक कार्य। अब न्यायिक कार्यों में क्या क्या होता है अपना? न्यायिक कार्यों में आता है अपीलीय, निगरानी और पुनरावलोकन। पुनरावलोकन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपका। ठीक है, अब अगली चीज जानना, समझना, देखना। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्तमान में राजस्व परिषद का मुख्यालय किधर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आएगा कि वर्तमान में राजस्व परिषद का मुख्यालय किधर है। तो आपका आंसर होगा वर्तमान में राजस्व परिषद का मुख्यालय है लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। यहां पर और 2-3 फैक्ट आपको मैं बता देता हूं। लखनऊ जो है उसका पुराना नाम था लखनपुरी। लखनऊ का नाम पुराना था लखनपुरी, लक्ष्मण के नाम पर ही लखनपुरी नाम पड़ा था। और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आपकी आधिकारिक प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है हमारी, और न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है या प्रयागराज है वर्तमान में। और लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, ये आप जानते हैं, समझते हैं। अगली चीज जानना, मुख्यालय लखनऊ में है और राजस्व परिषद में कुल 19 अनुभाग हैं। इन अनुभागों को हम डिटेल में आगे समझेंगे, पढ़ेंगे। तो लखनऊ में आपका राजस्व परिषद का मुख्यालय है। इसके अंतर्गत 19 अनुभाग हैं। इन्हें आप जरूर याद रखिए। तो कितने अनुभाग हैं? 19 अनुभाग हैं तथा 24 प्रकोष्ठ हैं। 14 प्रकोष्ठ हैं। 19 अनुभाग तथा 14 प्रकोष्ठ हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको यहां से डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण। ठीक है, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहां पर स्थित है यूपी में? तो आपका आंसर होगा हरदोई। हरदोई जिला है, सीतापुर के पास हरदोई पड़ता है। ठीक है, हाँ, नीचे की तरफ दक्षिण में आपको हरदोई मिल जाएगा आपको। राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई। नीचे की ओर आप आएंगे लगभग दोआब के क्षेत्र में तो आपको हरदोई मिल जाएगा। हरदोई में सांडी पक्षी विहार बड़ा प्रमुख है। हरदोई में सांडी पक्षी विहार। अगली चीज जानना जरा, सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाना ये तहसीलदार का कार्य होता है।
जो हमारा अतिक्रमण होता है ना, जो सार्वजनिक भूमि होती है वहाँ से अतिक्रमण हटाना, ठीक है, जो बेसिकली सरकारी भूमि होती है उससे अतिक्रमण हटाना, ये कार्य किसका है? तो ये कार्य है आपका तहसीलदार का। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था तहसीलदार। तो आपको अगर मैं बताऊं, पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो जानेंगे तहसीलदार शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है, ये अरबी भाषा का शब्द है। तहसील का मतलब होता है कर संग्राहक, बेसिकली तहसीलदार का मतलब होता है कर संग्राहक, ये आपका अरबी का शब्द है। और तहसीलदार का पद मुगलों के काल में सर्जित हुआ था। तो अगली चीज जानना जरा, कृषि दुर्घटना बीमा योजना, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उत्तर प्रदेश में कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई? तो 5 अक्टूबर 2004 को। कृषि दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई? 5 अक्टूबर 2004। अगला, राजस्व न्यायालय में कंप्यूटर, जो आपका राजस्व न्यायालय है आपके, जो राजस्व न्यायालय है आपके, उसके अंदर कंप्यूटरीकरण का काम जो कंप्यूटर लगाता है वो लगाती है NIC, ठीक है। अगला, चकबंदी आयुक्त। अब ये चकबंदी आयुक्त जो है बेसिकली चकबंदी योजना की शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई। कहाँ से हुई? डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि चकबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई। तो आपसे क्वेश्चन है 1954 में हुई। कहाँ से हुई? तो एक उत्तर प्रदेश का जिला है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के निकट पड़ता है मुजफ्फरनगर। अभी शामली जिला कटा है मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरनगर जिले से शामली जिला काट के अभी बनाया गया हाल ही में। तो चकबंदी आयुक्त, चकबंदी योजना की शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में। कहाँ से हुई थी? मुजफ्फरनगर जिले में कैराना तहसील पड़ती है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील में चकबंदी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और सुल्ताननगर, जो जिला सुल्ताननगर है, सुल्ताननगर जिले के अंदर मुसाफिर खाना से इसकी शुरुआत हुई थी। 2 स्थान आपको याद रखने हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा चकबंदी की शुरुआत कब से हुई? तो चकबंदी की शुरुआत हुई 1954 से। पहली बार कहाँ पे इसके प्रयोग हुए थे? तो मुजफ्फरनगर में कैराना तहसील में हुए थे और सुल्ताननगर में मुसाफिर खाना में। अब ये आपसे एक चीज जरा ध्यान दे लेना, मुसाफिर खाना लिखा है, मुसाफिर खाना, ये वर्तमान में इसका क्षेत्र अमेठी में आ गया है, क्योंकि सुल्ताननगर और अमेठी पास पास है जिला। आप एक बार मैप में देख सकते हो इन जिले को, सुल्ताननगर किधर है और अमेठी किधर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चकबंदी योजना या चकबंदी जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हुई वो कब हुई? तो 1958 में लागू हुई। जबकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में शुरुआत हुई थी। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। शुरुआत हुई 54 में, लागू हुई 58 में। प्रयोग कहाँ हुए? तो मुजफ्फरनगर के कैराना में और सुल्ताननगर के मुसाफिर खाना में, जो वर्तमान में अब अमेठी में स्थित है। इतनी बात समझ में आती है? सुनते रहिए, समझते रहिए, और आप बस सुन लेंगे ना तो सुनते ही याद हो जाएगा आपको। डायरेक्ट फैक्ट आते हैं, आप ज़्यादा वर्डन मत लीजिए। ग्रामीण आपने ज़बरदस्ती का हुआ बना रखा है, छोटी सी चीज़ होती है। कुछ फैक्ट है बस 25 नंबर की आता है और आप डायरेक्ट फैक्ट लगाएंगे और आपका आराम से 20-22 क्वेश्चन आराम से यहाँ से आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगली चीज़ों को देखते हैं। तो इसके कार्य क्या होते हैं? बेसिकली जो आपका विभाग है, जो आपकी चकबंदी है, इसका कार्य क्या होता है? तो खातेदारों की बिखरी जोतों की, खातेदार जो होते हैं, खातेदारों की जो बिखरी जोतें होती हैं ना, उनको एक करना। जो खातेदारों की बिखरी जोत होती है उनको एक करना। आप कहेंगे ये क्या होती है, बिखरी जोतें क्या होती हैं? मान लीजिए कृषक है, एक कृषक है, एक व्यक्ति, एक किसान व्यक्ति है। अब उसकी गांव में ना ज़मीन है बहुत सारी। मान लीजिए एक 8 बीघे का खेत है, एक 2 बीघे का खेत है, एक 4 बीघे का खेत है उसका, ठीक है, एक 5 बीघे का खेत है। तो मान लीजिए उसके पास ना 4-5 छोटे छोटे खेत हैं, लेकिन वो गांव में ना अलग अलग कोनों पे स्थित है। एक पश्चिम में तो एक पूर्व में है गांव के, एक दक्षिण में है तो एक मध्य में पड़ता है। तो वो किसान परेशान है कि कौन से खेत पर जाए और कृषि करे। सभी पे जाता है तो उसकी बहुत सारे साजो सामान कृषि के एक्स्ट्रा लग जाते हैं,
पांचों खेतों के लिए अलग से उसे इंजन चाहिए होता है, अलग से उसे सिंचाई के लिए प्रबंध करने होते हैं, अलग से उसे बैल चाहिए होते हैं। तो वो ये चाहता है कि जो तुम्हारी भूमि है, जो 10-20 बीघे आपके पास भूमि है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, वो क्यों ना एक जगह हो जाए। तो इसी चीज को कहते हैं चकबंद कर देना। कहता है कि कार्य क्या होता है, खातेदारों की बिखरी जोत। जो किसान जमीन जोतता है ना, अलग अलग जो है, ठीक है, एक खेत यहाँ तो दूसरा किसी के और बीच में आ गया, फिर तीसरा खेत, तो चाहता है कि सारे खेत एक जगह हो जाए, जो बीच में आ रहा है उसे उधर मिल जाए। तो इसी चीज को कहते हैं बिखरी जोतें। जो किसान के बिखरे हुए खेत हैं उन्हें एक जगह करना। ये चकबंदी का सबसे बड़ा काम यही है, चकबंदी लेखपाल का, कि बिखरी जोतों को एक जगह करना। तो खातेदारों की बिखरी जोतों को एक जगह करना, ग्राम समाज से अवैध कब्जा हटाना, ग्राम समाज से अवैध कब्जा हटाना। तो कई बार क्या होता है, ग्राम समाज की जमीन होती है, सरकार की जमीन होती है, उस पे किसान जो है अवैध कब्जा करके उसे जोतता रहता है। तो क्या करती है सरकार, चकबंदी लेखपाल क्या करता है, जब चकबंदी आयुक्त के आधार पर उसे ऑर्डर्स मिलते हैं, तो जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है उस पे जो अवैध कब्जा होता है उससे हटाया जाता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य भी है ग्राम समाज से अवैध कब्जा हटाना, जो ग्राम समाज की भूमि है। तथा भूमि विवाद निपटाना। भूमि विवाद, मान लीजिए दो कृषकों के बीच में, दो किसानों के बीच में भूमि को लेकर विवाद हो गया, तो इस विवाद को निपटाना भी चकबंदी विभाग का ही काम होता है। अगली चीजें देखिए, और कुछ काम है। आबादी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, भूमि से संबंधित, वो इसके कार्य होते हैं। स्कूल की भूमि, चिकित्सालय की भूमि, खेल का मैदान, खाद के गड्ढे, जो खाद के गड्ढे होते हैं उसके ही अंतर्गत आते हैं। पंचायत घर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। चाक मार्ग, ये चाक मार्ग क्या होता है, या चक मार्ग भी बेसिकली इसे कहा जाता है। आप इसे चक मार्ग, आपके यूपी के पेपर में आपको इसे चक मार्ग लिखा मिलेगा, चक मार्ग, चक मार्ग, खेत को, ठीक है। सिंचाई, हरित क्रांति। अब ये चक मार्ग समझ लीजिए, चक मार्ग क्या है। अब पहले तो चक क्या होता है, अलग अलग खेत थे किसान के, वो एक जगह कर दिए, उसे एक जगह जो है उसकी इकट्ठी भूमि दे दी, तो उस भूमि का जो पूरा का पूरा भाग होगा उसकी जब एक जगह हो गई तो उसे कहेंगे चक। ठीक है, अब उसके खेत पर जो रास्ता जाएगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरे के खेत से भी होकर जा सकता है या दो खेतों के बीच में से भी होकर जा सकता है। तो उसके चक पर जो रास्ता जाएगा, जो रास्ता उसके खेत के लिए जाएगा, उसे कहेंगे चक मार्ग। तो चक मार्ग का निर्धारण, अपने खेत तक जाने के लिए रास्ते का निर्धारण, दूसरे के खेत से, पड़ोस के खेत से, इसका निर्धारण भी चकबंदी विभाग का काम होता है। ये चकबंदी लेखपाल का ही काम है। ठीक है, तो चक मार्ग बनाना। तो चक समझ में आया, चक किसे कहते हैं। सिंचाई का काम और हरित क्रांति का काम, ये बहुत मोस्ट है। कृषकों के आपसी मेड़ों का विवाद। अब कृषकों के आपसी मेड़े क्या होते हैं, या जिसे आहारियां बोल देते हैं आप, बिहार में इसे जहाँ तक है उसे पूर्वी क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे जो मेड़े होते हैं, या आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेढ़े को डोला भी बोल देते हैं, डोला या मेढ़े, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहते हैं आरियां। दो खेतों के बीच में एक छोटी सी, इस तरह से छोटी सी आरियां होती हैं या मेढ़े होते हैं। वो क्या होता है, एक खेत इधर होता है, दूसरा खेत इधर होता है। अब क्या होता है कि जब किसान जोतता है तो कई बार क्या होता है, जो मेढ़ा होता है या आरियां होती हैं या डोला होता है, वो जोत दिया जाता है और भूमि का अधिग्रहण, दूसरे की खेत की भूमि काट दी जाती है, थोड़ी सी अपने खेत में मिला ली जाती है। तो क्या होता है, डोला काटने के ऊपर उत्तर प्रदेश में आप कई बार आप थाने में देखोगे, तहसील में देखोगे कि किसानों के बीच में विवाद हो जाते हैं। ग्राम पंचायत जो न्याय पंचायत होती है, इसका कई बार विवाद का निपटारा भी करती है। तो जो मेढ़ों के विवाद होते हैं, जो डॉलर काटने से संबंधित विवाद होते हैं, वो भी चकबंदी के अंतर्गत ही आते हैं, ये हमें समझना होगा। अगली चीज देखना, जनपद में सर्वोच्च
जो अधिकारी होता है आपका वो होता है चकबंदी के अंतर्गत। तो चकबंदी के अंतर्गत जनपद में सर्वोच्च अधिकारी होता है जिला उप संचालक, जिला उप संचालक, ठीक है। चकबंदी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। चकबंदी लेखपाल जो होता है वो चकबंदी आयुक्त के अधीन रहकर उसके अंडर में आकर कार्य करता है। आपसे डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि चकबंदी लेखपाल किसके अधीन रहता है, तो चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। जबकि राजस्व लेखपाल, जो राजस्व लेखपाल होता है वो होता है डीएम या जिलाधिकारी के अधीन। दोनों अलग अलग हैं। देखो, जो डीएम के अधीन आता है वो आता है राजस्व लेखपाल, और चकबंदी लेखपाल जो आता है चकबंदी आयुक्त के अधीन आता है। तो नहीं भूलेंगे इसे आप। अगली चीज, चकबंदी समिति में जो सदस्यों की संख्या होती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि चकबंदी समिति में सदस्यों की कम से कम कितनी संख्या हो सकती है, अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है। तो चकबंदी समिति में सदस्यों की संख्या 5 से कम 5 होती है और अधिक से अधिक 11 हो सकती है। तो आप इसमें 9 भी रख सकते हो, 11 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, लेकिन कम से कम 5 रखना होगा और अधिक से अधिक आप ज़्यादा 11 रख सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा चकबंदी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11। अब राजस्व प्रशासन के हम कार्य देखते हैं। अभी तक हमने चकबंदी प्रशासन के कार्य देखे थे। तो राजस्व प्रशासन के कार्य में 2-3 चीजें हैं। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर या डीएम होता है, ठीक है। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। इसी के अधीन राजस्व लेखपाल आता है, जिसकी वैकेंसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तहसील दिवस सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान दे लेना। तहसील दिवस प्रत्येक माह, अगर कोई माह है, कोई महीना है, तो इस महीने में सप्ताह होते हैं, ठीक है। 7 चौक 28 लगभग 4 सप्ताह तो आते ही आते हैं आपके। प्रत्येक माह के जो पहला मंगलवार होगा वो, और जो उस माह का तीसरा मंगलवार होगा वो, उस दिन तहसील दिवस होता है। और इस तहसील दिवस की शुरुआत होती है 10 बजे से। तो तहसील दिवस प्रत्येक माह का प्रथम व तृतीय मंगलवार होता है। प्रातः 10 बजे से इसकी शुरुआत होती है। तो बहुत अच्छा डाटा है ये, बहुत अच्छा डाटा है। तहसील दिवस प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को होता है और प्रत्येक 10 बजे से इसकी शुरुआत होती है। जितने भी आपके प्रशासनिक कार्य होते हैं वो तहसील दिवस के अंतर्गत बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किए जाते हैं। और इसमें बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं, वो प्रशासनिक कार्य होते हैं। जब आप नियुक्त हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन जाते हैं। जो आपकी ड्यूटी होती है, जो आपको जाना होता है वहाँ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आती हैं, जिसे कहते हैं आप प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आप यहाँ जाते हैं। भूमि अधिनियम की धारा 109, 143, 144 जो भूमि है, अधिनियम की धारा जो है आपकी, अधिनियम की धारा के अंतर्गत जो भूमि आती है वो आती है धारा 109 में, 143 में, 144 में, ठीक है। अगर अध्यायों की बात करूं तो किन अध्यायों में इसका उल्लेख है, तो अध्याय 2, 3, 5 में इसका उल्लेख है। जबकि 7वें अध्याय में भूमि का उल्लेख नहीं है। 7वें अध्याय में भूमि का उल्लेख नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, टॉपिक की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सुन लेना, अगर आपको नहीं भी दिखाई दे रहा हो, किसान बही। किसान बही, अब ये किसान बही होती क्या है, जरा ध्यान से सुनना। जो लेखपाल होता है, लेखपाल के पास में किसान की भूमि का नक्शा होता है, कितने उसके पास में चक हैं, कितने बड़े हैं, वो मालिक, उसके पिता का नाम, सब चीज़ उसके पास लिखी होती है। उसकी भूमि कैसी है, उसकी भूमि की मिट्टी की क्वालिटी क्या है, ये लेखपाल को पता होता है, ठीक है। अब
लेखपाल के पास डॉक्यूमेंट है कि आप एक किसान हैं, गांव का एक किसान है, उसके पास कितनी भूमि है, सारी चीज़ लेखपाल के पास मिलती है। खसरा खतौनी ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में अपने। खसरा क्या होता है, खतौनी क्या होता है, ठीक है। खतौनी में 13 खाने होते हैं, खसरा के अंदर 22 खाने होते हैं, पिछली वीडियो में आपने पढ़े थे। अब खसरा खतौनी से संबंधित जो आपका डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेखपाल के पास होते हैं, किंतु किसान के पास, उसके पास उसकी जमीन से संबंधित जो चीज होती है उसे कहते हैं किसान बही। किसान बही किसके पास होती है, किसान के पास होती है। कौन देता है, तो उसका लेखपाल देता है, लेखपाल देता है। लेखपाल पे कहां से आती है, लेखपाल उस किसान के लिए किसान बही बनाता है। उस किसान की किसान बही उस लेखपाल के पास में पूरे गांव के किसानों की जमीनों का विवरण है। अब मान लीजिए एक किसान है, किसान का नाम है पूरन सिंह। अब पूरन सिंह को अपने खेत से संबंधित जानकारी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी जानकारी, उससे उसकी खेती से संबंधित जानकारी, बहुत सारी उसमें चीजें होती हैं। मिट्टी से संबंधित भी जानकारी होती है, चक से संबंधित जानकारी होती है। तो किसान के पास भी तो सबूत होना चाहिए पूरन सिंह के पास में। तो लेखपाल से पूरन सिंह मात्र 10 रुपए के शुल्क में, अभी चेंज होता रहता है ये शुल्क भी, 10 रुपए के शुल्क में किसान बही लेखपाल से प्राप्त कर लेगा। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसान को किसान बही कौन देता है, तो लेखपाल देता है। तो लिखा है किसान बही, लेखपाल इसे बनाता है, इसका शुल्क 10 रुपए है। किसान के पास ऐसी पुस्तक है जिसमें उसकी भूमि की विशेषता बताई जाती है। सिंपल है, खेती जमीन पर लगान, बेसिकली जो कृषि भूमि होती है उस पर लगान का बहुत सारी चीजें होती हैं। अब भी अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो कृषि पर लगान की व्यवस्था बताई गई है ब्रिटिश काल में। हाल तो खाली ब्रिटिश काल में ही लगान नहीं लगती थी, लगान की व्यवस्था तो आपकी बहुत प्राचीन है। कहा जाए तो आर्य समाज से भी पहले से भी आपको लगान की व्यवस्था आपको मिलेगी। वैदिक काल में भी मिलेगी आपको, मौर्य काल में भी मिलेगी। अशोक के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी लगान की व्यवस्था है। गुप्त काल में भी है, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, सल्तनत काल, उत्तर मुगल काल, मुगल काल में भी है, ब्रिटिश काल में भी है। बहुत सारी लगान की व्यवस्थाएं हैं। सोनधरी एक प्रकार का टैक्स होता था जो सल्तनत काल में दोआब के क्षेत्र से वसूला जाता था। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश जल ऊर्जा व भूमि सुधार या भू सुधार अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश जल ऊर्जा भू सुधार अधिनियम 1950 की धारा 241, 294 के अनुसार कृषि की भूमि पर लगान लगाया जाता है। आज भी बहुत थोड़ा होता है, लेकिन वो क्यों लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि आपकी जमीन का जो अधिपति है, जो स्वामी है तो किसान ही, लेकिन उसका जो स्वामी है वो गवर्नमेंट है, वो सरकार है। क्यों ऐसा क्यों लगाया जाता है, मैं आपको बताऊं। आपको सुविधा देने के लिए आपको किसान बही दी जाती है, आपके चकों को एक किया जाता है, आपके निपटारे किए जाते हैं विवादों के। तो इन सभी से संबंधित मान लीजिए या एक परंपरा के तौर पर मान लीजिए, कृषि पर आज भी बहुत मामूली सा लेश मात्र कर लिया जाता है, ठीक है। इस कर का उल्लेख अधिनियम की धारा 241 और 294 के अनुसार। ये धारा बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको अगर याद कर सकते हैं तो आप इन्हें याद कर लीजिए, ठीक है, 1 नंबर में पूछी जा सकती हैं। मालगुजारी, वैसे तो बंदोबस्त, इस्तमरारी, इजारेदारी, मालगुजारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इनका एक पूरा चैप्टर है। ब्रिटिश काल में हम इन्हें पढ़ते भी हैं, हम अलग से भी इन्हें पढ़ेंगे। लेकिन अभी मालगुजारी यह एक टैक्स है भूमि का। यह इसलिए दिया जाता है कि सरकार भू या भूमि का अधिपति है, ठीक है। अब स्थायी बंदोबस्त प्रथा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त प्रथा
ब्रिटिश काल में किसने शुरू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रथा थी हमारी, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की थी। अब कई बार बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन ट्रिक से तो याद नहीं होता। कॉर्नवालिस, कार्न यानी कान, और कान ये होता है हमारा, और ये कान कैसा है? स्थायी है एकदम, इसे आप निकाल नहीं सकते हो, इस तरह से खींच के नहीं निकाल सकते हो ना। तो कॉर्नवालिस ने क्या करा? स्थायी बंदोबस्त, ऐसे याद भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब अगली चीजें हैं ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन आपका कुछ फैक्ट्स हैं। तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल, पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या राष्ट्र पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 अधिनियम 1993 था, वह लागू हुआ पूर्ण रूप से 24 अप्रैल 1993 को। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पे अपने हस्ताक्षर किए थे, और आपका 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से ये पास हुआ था या पारित हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था आपका 1957 में। पंचायत राज का गठन आपसे डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बोला आपका पंचायतें जो होती हैं, तो पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 243 सी के तहत आपका पंचायत का गठन होता है, ठीक है। अब आपकी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन राज्यों में पंचायती राज का प्रयोग नहीं किया जाता? तो एक मेघालय है, एक मिजोरम है और एक नागालैंड है। इन 3 राज्यों में कोई भी स्तर की पंचायती राज व्यवस्था नहीं अपनाई गई है। जनजाति परिषद इनके अंदर प्रयोग की जाती है, जबकि जैसे केरल है, तो केरल में एक स्तरीय है बस। अच्छा, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा 4 स्तरीय पंचायती व्यवस्था किस में लागू है? तो आप आंसर लगा के आना पश्चिम बंगाल। जैसे ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला पंचायत, ये 4 स्तरीय पंचायत पद्धति आपकी पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। अगली चीजें हैं पंचायत जो है, वो पंचायत जो सब्जेक्ट है वो आपका राज्य सूची का विषय है। आप पढ़ेंगे अपनी 12 अनुसूची हैं, तो 7वीं अनुसूची में जो दूसरी सूची है वो राज्य सूची का विषय है आपका पंचायत, ठीक है। 11वीं अनुसूची किस अनुच्छेद से संबंधित? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी, ध्यान देना जी कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। अनुसूची 11 किससे संबंधित है, किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 243 जी से संबंधित है, ठीक है। अगर 12वीं अनुसूची की बात करूं, जिसमें नगर निकाय या नगर पालिका से जो संबंधित होती है, तो 12वीं अनुसूची 243 डब्लू के तहत आती है। 243 डब्लू। अब ये जो दोनों आर्टिकल हैं, ये भाग 9 के अंतर्गत आते हैं। भाग 9 में ही क्यों आते हैं? ये भाग शुरू में ही संविधान के प्रारंभ में इसमें राज्यों की कैटेगरी ABC डिवाइड की गई थी, जो कि कालांतर में समाप्त हो गई थी। इसके कारण भाग 9 जो है वह रिक्त हो गया था या खाली हो गया था। अब आगे जैसे ही आपका 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, तो यह सजेशन भी किया गया कि आप जो है इसे भाग 9 में उठाकर रख दीजिए, जो आपकी पंचायतें हैं। लेकिन आपका भाग 9A जो जोड़ा गया था वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद आपका 243 P से लागू शुरू होता है और ZG तक है। ये आपके इसके अंतर्गत कुल 18 अनुच्छेद आते हैं और 18 ही विषय हैं। कमाल की बात ये है, ठीक है। तो आगे देखना, 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ
1 जून 1993। अलग अलग फैक्ट है। 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1 जून 1993, जबकि 73वां लागू हुआ था 24 अप्रैल। अभी पढ़ा था 24 अप्रैल। ठीक है। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 11वीं अनुसूची में विषय हैं 29 और अनुच्छेद है 16। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, 15 ये और एक 43वां। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं और इसमें 18 ही अनुच्छेद हैं, पी से लेकर जेड जी तक के। नगर निकाय आरक्षण, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो आपका नगर निकाय होता है, जो नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और आपका नगर निगम, ये 3 स्तर आपकी नगर निकाय पद्धति है। अब इसके अंदर आरक्षण, चेयरमैन की सीट एससी है, एसटी, ओबीसी है। इस तरह से जो नगर निकाय का आरक्षण है वो कहाँ दे रखा है? तो 243 टी के अंतर्गत दे रखा है, 243 टी। ठीक है। अब अगर पूछ ले कि जो आपका पंचायत का आरक्षण है वो कहाँ दे रखा है, तो 243 डी। एससी एसटी का आरक्षण 243 टी और 243 डी के अंतर्गत आता है। एससी एसटी, आप कहेंगे ओबीसी, तो ओबीसी का आरक्षण कितना होगा, किस आधार पर होगा, यह तय करेगी राज्य की विधानमंडल, वहां के आरक्षण के अनुपात में। इसी के अंतर्गत अगर आप 243 टी और 243 डी का पहरा देखोगे, पहरा 3 और पहरा 4, तो इसके अंतर्गत दे रखा है आपका महिलाओं का आरक्षण। इसके अंतर्गत अगर महिलाओं के आरक्षण की बात करूं तो महिलाओं का आरक्षण है 33%, जो आधिकारिक तौर पर इस आर्टिकल में लिखा है। जबकि कुछ राज्यों में, ध्यान देना, हम इसे घटा नहीं सकते, हम 33% से घटा नहीं सकते, 33% से बढ़ा सकते हैं। तो क्या बढ़ा? जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 33 से बढ़ाकर 50% है, 50%। बिल्कुल। अगली चीजें ध्यान देना, पंचायत आरक्षण जो है आपका, वो पंचायत आरक्षण 243 डी, यहाँ पे भी मैंने अभी ऊपर भी रिपीट किया हुआ है आपका। अगर आपसे पूछ ले कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ध्यान देना बच्चे, राज्य निर्वाचन आयोग एक निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार वाला, 324 पढ़ोगे आप, वो अलग है। एक है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग आता है 243 के अंतर्गत। इसे आप टै भी बोल सकते हो, टै टमाटर, लेकिन आप हिंदी के ना याद करिए, आप इंग्लिश के ही याद करिए तो आसान होते हैं। और एक चीज मैं वीडियो के लास्ट में यहां बताने जा रहा हूं, 243 से शुरू होकर 243 ओ तक ये 11वीं जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, और 74वें संविधान संशोधन जो है आपका वो 243 ओ से जेड जी तक है। ये दोनों के आर्टिकल ना बिल्कुल सेम है। जैसे आरक्षण 243 डी में है और 243 टी में है। अगर डी से टी का अंतर देखो तो बच्चे अंतर कितना आता है? 16 का। और इसी तरह से सभी अंतर आप निकाल सकते हो। जैसे 243 आई मीन्स 9, आई का कोड 9 होता है। क्या दे रखा है? वित्त आयोग। किसका वित्त आयोग? पंचायतों का वित्त आयोग, राज्य का वित्त आयोग। 16 प्लस किए किसमें? 9 में। 9 यानी आई में, आई 243 आई, 243 आई यानी इसका कोड हो गया 9। और अगर कै की बात करूं तो 9वें स्थान पर आता है झ झंडा झ। ठीक है। अब अगर इसमें आप क्या प्लस करो तो आपको प्लस कितना करना है? आपको प्लस करना है 16। 16 जब प्लस किए किसमें? 9 में, तो कितना आया? 25। और 25 का कोड कितना होता है? वाई। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वाई तो क्या होना चाहिए? 243 वाई। ये भी वित्त आयोग है,
नगर निकाय से संबंधित वित्त आयोग। तो 16+ का कोड है। ये जो बच्चे याद कर सकते हैं, चीज़ें जो पढ़ते हैं बुक से, उनके लिए 16 का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए, जय हिंद। अपने आप लगाइए।